साबिक एसपी किस तरह से अपना फॉर्च्यूनर बेचने के बाद उसी दिन उसके खिलाफ एक चोरी की दरख्वास्त दर्ज करवा देता है। आप मेरे पीछे इस फॉर्च्यूनर डाले को देख रहे हैं, जिसकी तकरीबन गालबन 70 लाख पेमेंट वसूल करने के बाद इन्हें फाइल सबूत कर दी गई, इनके हवाले ये फॉर्च्यूनर कर दिया गया, लेकिन उसी दिन चोरी की दरख्वास्त मुतलका थाने में दर्ज करवा दी गई। आप रेंट कार का भी काम करते हैं? मैं रेंट का काम भी करता हूँ। थाने में रहते हुए भी मेरे पास उनके जो वकला साहबान हैं वो मेरे पास आते थे और आके प्रेशराइज करते थे, फाइल दे दो और गाड़ी तो हमने ले लेनी है, उधर से आप ना भी दो तो हम ले लेंगे, आप भूल जाओ गाड़ी को, पैसों को, कोई भी चीज़ अगर ली है हम आपको पैसे भी वापस नहीं करेंगे, आपके बच्चों पे भी पर्चे हो जाने हैं, आपके ऊपर भी पर्चे हो गए और मज़ीद होने हैं। अब इनका फॉर्च्यूनर भी इनको दिया जा चुका है और इनके ऊपर जो जितने भी बोगस मुकदमा बनाए गए थे उनसे भी इनको जो है खारिज कर दिया गया है। लाहौर रंग का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ उनकी टीम को जिन्होंने हमारे लिए आवाज़ उठाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमदा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज तक हमने लाहौर पूछता है प्लेटफॉर्म पे कोई फॉलोअप प्रोग्राम नहीं किया, लेकिन आज हम अपने फॉलोअप सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हमारे प्रोग्राम करने के बाद या हमारे किसी मसले की निशानदेही करने के बाद क्या मामलात होते हैं। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि आपके प्रोग्राम करने से आखिर होता क्या है। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि एक मसला जिसकी हमने कुछ अरसा पहले निशानदेही की थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि एक साबिक एसपी किस तरह से अपना फॉर्च्यूनर बेचने के बाद उसी दिन उसके खिलाफ एक चोरी की दरख्वास्त दर्ज करवा देता है और जिन अहबाब ने वो फॉर्च्यूनर ख़रीदा था उनकी गाड़ी उनसे किस तरह से ले जाई जाती है, फिर किस तरह से उनके बुज़ुर्ग वालिद को यहाँ से उठा के मुल्तान शिफ्ट कर दिया जाता है और किस तरह से वो अपनी वर्दी का, और बल्कि वो साबिक एसपी थे लेकिन जो भी उनके इदारे में दो साहब मौजूद थे उनका इस्तेमाल करते हुए किस तरह से वो इस पूरी फैमिली को परेशान कर रहा था, क्या मामला था। हमने इस पर आवाज़ उठाई और हमारी आवाज़ उठाने के बाद CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना साहब का हम शुक्रिया अदा करेंगे, जिन्होंने हमारी आवाज़ बुलंद करने के बाद इस मसले को बड़ा गौर से देखा, तमाम आपको तमाम फ्रीकैन को बुलाया, इनको सुना और जो मुतासरा ख़ानदान था उसको इंसाफ की फरहमी की। आप मेरे पीछे इस फॉर्च्यूनर डाले को देख रहे हैं, जिसकी तकरीबन गालबन 70 लाख पेमेंट वसूल करने के बाद और कुछ पैसे शायद उन्होंने इनके वैसे भी देने थे, उसके बाद इन्हें फ़ाइल सबूत कर दी गई, इनके हवाले ये फॉर्च्यूनर कर दिया गया, लेकिन उसी दिन इस फॉर्च्यूनर की एक चोरी की दरख्वास्त मुतलका थाने में दर्ज करवा दी गई। इनके पास ये फॉर्च्यूनर 2 माह चलता है। अचानक एक दिन इन्हें ये डाला जो है रास्ते में रोक के इनसे डाला छीन लिया जाता है और बताया जाता है कि ये डाला तो चोरी हुआ था, आपके पास क्या कर रहे हैं। जिस पे ये लोग बताते हैं कि हम तो इसकी पूरी पेमेंट कर चुके हैं, हमारे पास इसकी फ़ाइल मौजूद है। उसके बाद इनके वालिद को यहाँ पे जो है उठा लिया जाता है और फिर इन्हें मुल्तान शिफ्ट कर दिया जाता है। बहरहाल अब तमाम मसाइल के हल होने के बाद CCPO साहब की मेहरबानी के बाद इन्हें इंसाफ मिल चुका है। हमारे साथ आज वो फैमिली मौजूद होगी, इनसे बातचीत करेंगे। ये बड़े परेशान हाल थे क्योंकि इनके 70 साला बुज़ुर्ग वालिद को, जो कि शुगर के पेशेंट भी हैं, उन्हें यहाँ से उठा के ले गए थे और उन पर मुख्तलिफ पर्चे दर्ज करवा दिए गए थे। लेकिन CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना ने जब इनकी गुफ्तगू सुनी, उन्हें जब पता लग गया कि इन फैमिली के साथ जो है जुल्म हो रहा है और ये मुतासरा ख़ानदान है, एक इन्हें इनका जो फॉर्च्यूनर था वो वापस दे दिया गया और इनको इनके फॉर्च्यूनर की स्पुर्दारी करवा दी गई और इसके ख़िलाफ़ जो चोरी का मुकदमा था उसको खारिज कर दिया गया और जो बुज़ुर्ग जिन पे 2-3 जो है 420 और 1-2 पर्चे दिए गए थे वो तमाम पर्चे खारिज कर दिए गए। हमारे साथ वो फैमिली मौजूद होगी, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। कैसे हैं जी, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, आप जो है वापस आ गए, आपका जो फॉर्च्यूनर है वो भी आपको वापस मिल गया। बताइएगा इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे जी? जी बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो लाहौर रंग का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ उनकी टीम को जिन्होंने हमारे लिए आवाज़ उठाई और ये आवाज़ बहुत ऊपर तक गई, जिसमें अब बाला अफसरान ने इसका नोटिस लिया और आज मैं वापस अपने घर अपने बच्चों में मैं आज पहुंच गया हूं। तो काफ़ी ये लंबी दास्तान है। मैंने ये गाड़ी ख़रीदी थी, टोटल कैश पेमेंट उनको। मेरा ख्याल है कि हम क्यों ना अंदर बैठ के बात करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला ने हमारी आवाज़ में बरकत डाल दी और आपको जो है इंसाफ मिल गया और मैं यहाँ पे CCPO
बिलाल सिद्दीक कमियाना साहब को एक बार फिर से मुबारकबाद पेश करूँगा। आप वाकई दाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने रिकॉर्ड टाइम में जो मुतासरा ख़ानदान था उसको इंसाफ की फरहमी यकीनी बनाई, बल्कि उनको ऊपर जितने बोगस पर्चे हुए थे उनको खारिज करवाया और उनकी जो ये गाड़ी थी वो भी इनके सपुर्द करवाई। मेरे ख्याल अंदर बैठ के सुकून से बातचीत करते हैं। हमारे साथ ये मुतासरा ख़ानदान मौजूद है। हमने जब लास्ट टाइम प्रोग्राम किया था तो ये अज़हर साहब उस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं थे और इनके जो साहबजादे वो हमें बता रहे थे कि हमारे वालिद बुज़ुर्ग भी हैं, शुगर के पेशेंट भी हैं, इनके पाँव में जो है ज़ख़म भी, अल्लाह ताला इन्हें सेहत दे। लेकिन वो बता रहे हैं कि उन्हें अगवा करके ले जाया गया और उनको मुल्तान शिफ्ट कर दिया गया, फिर इन्हें मुल्तान से वापस लाहौर भेजा गया और फिर ये इसी चक्कर में थे कि कभी एक पर्चा हो रहा है, कभी दूसरा पर्चा हो रहा है। गाड़ी इनकी जो है वो पुलिस की कब्ज़े में थी और अब जो है बिल आखिर हमारे प्रोग्राम करने के बाद, आवाज़ बुलंद करने के बाद CCPO साहब ने इन तमाम फ्रीकैन को बुलाया और तमाम की गुफ्तगू सुनने के बाद जो है मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ फ़राहम किया। इनके जो ऊपर बोगस पर्चे थे उन्हें ख़ारिज करवाया और इनकी जो गाड़ी थी जिसकी ये मुकम्मल तौर पे पेमेंट कर चुके थे वो भी इनके सपुर्द कर दी। तो इनसे तमाम रुदात जानते हैं कि इन्हें कहाँ ले जाया गया, क्या मामला थे, वहाँ पे किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा। इनसे इनकी तमाम रुदात और कहानी सुनते हैं कि किन किन चीज़ों का इन्हें सामना करना पड़ा, किन मसाइल से ये दो चार रहे। वो जो साबिक SP साहब हैं उन्होंने अब इस इदारे में उनके बहुत से दोस्त साहब मौजूद होंगे, उनका इस्तेमाल करके किस तरह से इनको परेशान किया जा रहा था, क्या अब इनके मामला सोल्व हो गए हैं, क्या मामला हैं। हमारे साथ अज़हर साहब मौजूद हैं, इनसे जो है तमाम रुदात, तमाम कहानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जी, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। खुश हैं जी? जी बिल्कुल। अल्लाह ताला ने बड़ा ख़ास करम किया आपके बहुत ऊपर। अल्लाह ताला ने करम किया और जो रंग न्यूज़ ने इतनी आवाज़ उठाई और वो हमारे बाला अफसरान तक पहुंची और उन्होंने ये नोटिस लिया तो आज CCPO साहब ने। CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना। बिलाल सिद्दीक कमियाना साहब ने ये नोटिस लिया और आज मैं अपने बच्चों के साथ हूँ। आपकी क्या उम्र क्या है? मेरी है कोई 59 के करीब। अच्छा, हुआ क्या, ये क्या मामला था, क्या आपके साथ मतलब कि ये किस तरह से मामलात हुए? आपने फॉर्च्यूनर ख़रीदा, कब आपको पता लगा कि इस फॉर्च्यूनर को जो हम ख़रीद चुके हैं इसके ख़िलाफ़ कोई चोरी की दरख्वास्त भी दर्ज है? और फिर आपको किस तरह से पुलिस ने जो है गिरफ़्तार किया, मुल्तान क्यों ले गए, किस तरह के पर्चे हुए? ये मैंने इनसे, ये मेरे पास जो साबिक SP साहब है ये मेरे पास आए और इन्होंने मुझे कहा कि या मुझे ये फार्चूनर बेचना है क्योंकि मेरे कोई मामलात है, मैंने वो निपटाने हैं, तो मुझे पैसों की अशद ज़रूरत है। तो मैं उस टाइम इस पोजीशन में नहीं था। मैंने कहा मेरे पास अभी पेमेंट नहीं है। मैंने फिर अपनी एक होंडा। आप रेंट कार का भी काम करते हैं? मैं रेंट का काम भी करता हूँ, इसलिए आपके पास आएगी आप खरीद लें? जी बिल्कुल। पहले से शुरू से इनके साथ बहुत अरसा पुराने तल्लुकात हैं। गाड़ियाँ इनको रेंट पे मेरी इनके घर चलती हैं। ठीक है। और कभी 2 होंडा सिविक वगैरह, कभी 3, इस तरह इनके घर गाड़ियाँ चलती आ। मतलब कि आपका ताल्लुक पुराना था और गहरा था? पुराना ताल्लुक था। उन्होंने कहा कि आप हमसे ये फॉर्च्यूनर खरीदें। वालिद साहब से भी थी, सबसे पहले इनके वालिद साहब से, फिर इनके भाई जो बिलाल साहब है, उस्मान साहब, सबको गाड़ियाँ मैं ही प्रोवाइड करता था। ठीक है, मतलब कि आपका एक अच्छा ताल्लुक था। अच्छा, बहुत अच्छा और ताल्लुक इसलिए उन्होंने था। कहा कि आप हमसे फॉर्च्यूनर खरीदें। जी, तो इससे पहले भी काम करते रहते थे। पेमेंट मेरी इनके पास बड़ी पुरानी वो रहती थी, कभी ज़्यादा हो गई, कभी इन्होंने कुछ दे दी, इस तरह का ये सिस्टम चल रहा था। ठीक है। तो मैंने अपनी होंडा BRV बेची, वो बेच के तो वो मैंने काफ़ी सस्ती बेच दी क्योंकि मार्केट में जब एमरजेंसी में चीज़ बेचे तो वो डाउन कम बिकती है। वो वहाँ से पेमेंट ली और कुछ एक मियाँ सईद साहब है यहाँ, मेरी उनसे मुलाकात हुई जी, थी। उनसे मैंने 21 लाख रुपया उनसे लिया और कुछ अपने पास से मिला के तो मैंने पूरा 50 लाख इनको पूरा दे दिया। ठीक है। और जो पहली पेमेंट थी वो 27 लाख रुपया मेरी इनके पास पहले से पेंडिंग थी। ठीक है। वो इसमें एडजस्ट होगी। ये 77 लाख की ये गाड़ी टोटल हुई। इन्होंने हमें चाबी दे दी, कागजात इन्होंने पहले दे दिए कि भाई ये आपने चेक करवा लें, गाड़ियाँ रजिस्टर्ड है, और वो फाइल वगैरह इन्होंने मुझे पहले दे दी। उस टाइम इनका बंदा आया और वो गाड़ी इधर डिलीवर कर गया। तो उसके बाद हम तो मुतमईन हो गए। अब हम गाड़ी यहाँ यूज़ करते रहे, चलती रही है। इसके ऊपर मैं ट्रैकर इसमें मैंने फ़िट करवाया और इसके ऊपर मैं तकरीबन पंजाब में हर जगह पे गया हूँ। पखर गया हूँ, इस्लामाबाद गया हूँ, या लाहौर में गाड़ी चलती रही है। तो ये तो उस दिन अचानक से पता चला जब गाड़ी मैंने
आगे सेल करने के लिए किसी को दी और उन्होंने आगे कहीं चेक करवाई, तो उन्होंने कहा जी CIA ने गाड़ी पकड़ ली और इस तरह का मामला हुआ। तब मैंने इससे रब्ता किया कि बिलाल साहब ये तो मेरे साथ आपने ज़्यादती की है, मुझसे पैसे भी ले लिए और गाड़ी भी आपने इसके ऊपर FIR भी करवा दी है। तो उन्होंने कहा जी मैंने तो वो FIR वो सही नहीं करवाई, वो मेरे वालिद साहब और मेरे भाई ने करवाई है, मैंने नहीं करवाई। इस तरह मामला, फिर इन्होंने मुझे बुला लिया, ये चलता रहा 3-4 दिन मामला। मैं इनको कहता कि बंदे छुड़वाओ और मैंने पैसे दिए गाड़ी लेके दे, अगर आपको गाड़ी चाहिए तो मैं गाड़ी वापस ला के आपके पास खड़ी कर दूँ, हमारे पैसे दे दो और अपनी गाड़ी वापस ले लो। और मेरी इस उम्र में मैं ये मामले में नहीं पड़ सकता। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप मैकडॉनल्ड आ जाए या उधर मैकडॉनल्ड आ जाए या मेरे घर पे आ जाए या इधर KFC इधर आ जाए, किसी भी लोकेशन पे आ जाए, किसी लोकेशन पे आए जी, वहाँ बैठ के बात कर लेते हैं। ठीक है। इससे पहले एक दफ़ा इन्होंने मुझे घर भी बुलाया था, घर बैठ के भी बात हुई इसी मामले पे। तो जब गाड़ी CIA ने पकड़ ली, आप एक बार इनसे घर मिलने गए? इनके घर इन्होंने मुझे बुलाया, मैं मिलने गया, तब भी मैंने इनको कहा कि मैंने कहा जी ये मसला है, आपने गाड़ी वापस लेनी है, वापस ले ले, मुझे मेरे पैसे दे दें, लेकिन जो बंदे गए हैं उनको छुड़वाएं और इस पर्चे को वापस ले। तो जिस तरह कर रहे हैं आपने, मुझे गाड़ी की नहीं है ज़रूरत, मुझे अपने पैसे और मुझे अपनी इज़्ज़त की सबसे ज़्यादा। तो इन्होंने उस टाइम भी कहा कि ठीक है मैं कुछ करता हूँ। फिर इधर मुझे KFC पे बुलाया, जो ही मैं KFC पे इंटर हुआ तो उधर से पुलिस इन्होंने पहले से ही अरेंज की हुई थी और मुझे ये यहाँ से इन्होंने बिठाया, ना मुझे मेडिसन लेने दी, ना कोई चीज़, ना मेरे पास मोबाइल फ़ोन, ना मेरा राब्ता। और सीधा मुल्तान से पुलिस आई हुई थी, मुमताज़ाबाद थाने से, मुझे ये लेके इधर से सीधा मोटरवे पे चढ़ गए। और आप पे कोई पर्चा तो नहीं था उस वक्त तक? पर्चा उस टाइम मेरे ऊपर नहीं था, वो कह रहे थे कि जी पर्चा है उधर मुल्तान में, कोई 489F का जो पर्चा था ना, वो जो हमारा ऑलरेडी वो चेक एक चोरी हुआ था, उसके ऊपर यहाँ FIR भी थी लाहौर में और उसके स्टाफ पेमेंट भी लगी हुई थी। और वो जिस बंदे ने वो चोरी किया था उसको ये SP कैंट ने उसको माफ़ी दी हुई थी और उसने एफिडेविट लिख के दिया था कि इसका कोई अगर मामला होगा तो मैं जिम्मेदार हूँ। ठीक है। तो वो तो मतलब कि ये वो जो साबिक SP हैं वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते उन्होंने वो पर्चा दाखिल दफ्तर वो हो गया हुआ था, सारा कुछ उनके पास ओरिजिनल चेक भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और इन्होंने उसको दोबारा से ऑनलाइन करवाया। वहाँ पे प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे थे? हाँ जी, और वहाँ से बंदे बुलाए, उनको इन्होंने पेमेंट की और वो कार उनको लेके दी। वो 2 दिन से यहाँ आए हुए थे पहले ही। ठीक है। मेरी लोकेशन ट्रेस कर रहे थे। जो इधर मैं गया हूँ, ये तो मुझसे नहीं मिले, लेकिन ये सामने आप इनके बुलाने पे गए थे? मैं इनके बुलाने पे गया। ठीक है। यहाँ से मुझे उन्होंने उठाया और मुझे ले गए। रास्ते में भी इनका कोई बंदा मुझे मिला जो रेस्ट एरिया है मुल्तान का, वहाँ मिला कि कहता है जी इधर से हम वापस करा देते हैं, आप गाड़ी की फ़ाइल जो है वो उनको उनके हवाले कर दें और हम आपको यहाँ से ही वापस करा देते हैं, ये पर्चे शर्चे सब ख़त्म हो जाएंगे। मैंने कहा जी किस चीज़, मुझे मेरी पेमेंट दिला दें तो मैं आपको फ़ाइल वापस कर देता हूँ, गाड़ी वापस कर देता हूँ, मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं। तो उधर कोई बात ना बनी। फिर वहाँ से मुझे थाने ले जाया गया, वहाँ अवलाद में बंद कर दिया। सुबह इन्होंने अदालत में ले गए, वहाँ से सीधा इन्होंने जुडिशल कर दिया, मुझे जेल में भेज दिया। ठीक, जेल भेज दिया। और फिर मैं वहाँ से उसके लिए हमने बेल के लिए रिक्वेस्ट की, मजिस्ट्रेट ने कैंसिल की, फिर सेशन से जाके हमारी बेल हुई। और इसी दौरान इन्होंने इधर लाहौर में पर्चा करा दिया। यहाँ इस शुमाली थाने में इन्होंने 420/68-71 का पर्चा करवाया और 2 दिन के अंदर यहाँ से तलबी लगवा के उस दिन मेरी बेल हो गई मुल्तान में। और इन्होंने मुझे मुचलके नहीं जमा करवाने दिए, यहाँ से पुलिस भेजी, वहाँ से उठा के मुझे जेल से तलबी लगवा के यहाँ लाहौर ले आए दूसरे पर्चे में। दूसरे पर्चे में, ठीक है। उसके अभी बेल हो गई थी लेकिन मैंने मुचलके जमा नहीं करवा सका। तो यहाँ लेके आए। यहाँ आते ही सुबह इन्होंने मुझे जज साहब के सामने पेश किया और वहाँ से 5 दिन का इन्होंने रिमांड लिया। और यहाँ पे उसके बाद फिर मीडिया ने का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आवाज़ उठाई और उन्होंने फिर CCPO साहब ने इसका नोटिस लिया। और इससे पहले हमने एप्लीकेशनें भी दी हुई थी CM साहब को भी
एप्लीकेशंस गई हुई थी और आईजी साहब को भी, इनको भी, और वो हमारा उन्होंने हमें बुला लिया सबको, आईजी साहब इसको, डीआईजी साहब को बुला लिया, एसपी को, एसएसपी को, इन्वेस्टिगेशन वालों को उन्होंने बुला लिया, सीसीपीओ साहब ने, सीसीओ साहब ने, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने इस चीज़ का मेरिट किया। और मैं सल्यूट पेश करता हूँ ऐसे अफसरान को जिन्होंने हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मेरे जो पर्चे थे वो भी खारिज करवा दिए। इधर थाने में रहते हुए 2 दिन के बाद दूसरा भी 420 कत्ल का एक और पर्चा दे दिया, ठीक है। उसी थाने में मुझे किसी ने नहीं बुलाया, ना पहले पर्चे में मुझे इतला कैसे पर्चा हो, और ना ही दूसरे का। सिर्फ़ और सिर्फ 2 दिन जब मुझे यहाँ हो गया, इन्होंने कहा कि ये रिमांड ख़त्म होगा तो मैं वापस छोड़ना पड़ेगा, दूसरा पर्चा करा दिया कि इसमें हम फिर इसको यहाँ और मुद्दई कौन बन रहा था? मुद्दई बन रहा था जी, एक में उसने अपने वाले साहब को बनाया, एक में जो एसपी साहब हैं उन्होंने वो खुद बने, ठीक है, इसके जो मुद्दई हैं, ठीक है। और इस वो चाह ये रहे थे कि आप उनकी फाइल उन्हें दे दें, तो उससे वो चोरी आप पे साबित हो जानी थी। थाने में रहते हुए भी मेरे पास उनके जो वकला साहबान हैं वो मेरे पास आते थे और आके प्रेशराइज़ करते थे कि जी हमें फ़ाइल दे दो, और गाड़ी तो हमने ले लेनी है, उधर से आप ना भी दो तो हम ले लेंगे, तो आप भूल जाओ गाड़ी को, पैसों को, कोई भी चीज़ अगर ली है हम आपको पैसे भी वापस नहीं करेंगे, आप फाइल हमारी वापस दें। आपके बच्चों पे भी पर्चे हो जाने हैं, आपके ऊपर भी पर्चे हो गए और मज़ीद होने हैं। अच्छा, तो दूसरा पर्चा भी हो गया। फिर जब हमें आप सीसीपीओ साहब ने हमें बुलाया, और बिलाल सिद्दीक कमियाना साहब ने, जी बिलाल सिद्दीक कमियाना साहब ने, और अफसरान ने भी उनको बताया कि ये झूठे हैं, और सारा उन्होंने इसकी तस्दीक की, इन्वेस्टिगेशन वालों ने भी कि ये झूठे पर्चे हैं, तो उन्होंने सारे पर्चे खारिज किए, और अल्लाह का शुक्र है कि आज हमें गाड़ी भी मिल गई है और मेरे पर्चे भी खारिज हो गए हैं। सीसीपीओ साहब ने आपको सुना, आपको भी सुना, उन्हें भी सुना? उन्हें भी सुना जी। अच्छा, तो वो वहाँ पे क्या बताते थे कि मतलब कि हमने पैसे जब ले लिए हैं, फाइल इनके हैंड ओवर कर दी है, गाड़ी इनके हैंड ओवर कर दी है, हमने क्यों चोरी का जो है वो पर्चा करवाया है या क्यों दरख्वास्त दी? ये एसपी साहब पहले तो कभी गए नहीं हैं किसी भी फार्म पे, इसको बुलाया है सबके सामने कि जी मेरे सामने आके बात करें, कहीं नहीं गए। उधर गए हैं तो जब हम उधर अफसरान पहुँचे, हम पहुँचे तो ये लेट पहुँचे, तो हमें नहीं पता कि उन्होंने उधर जाके क्या बताया, लेकिन ये है कि हम आपको सीसीपीओ साहब ने हमें तफसीली तौर पे सुना? हमें तफसीली तौर पे सुना। और आपको सारे आप तो हवालात में थे ना? जी मुझे उन साथ ले गए थे उस टाइम, मतलब कि आपको हवाला से बुलवाया? जी इन्वेस्टिगेशन वाले मुझे साथ लेके गए थे, ठीक है। और फिर वहाँ से हम इधर पहुँचे, उन्होंने पर्चे खारिज करवाए, फिर मैं यहाँ से खारिज हो के पर्चे, फिर पुलिस मेरे साथ गई, फिर उन्होंने जेल में मुझे दोबारा से दिया कि, और फिर उधर हम 2 दिन रहे और अपने मुचलके वगैरह जमा करा के वहाँ से बेल करवा के फिर मैं लाहौर आया। अच्छा, मुल्तान वाले से। अच्छा ठीक है, और उसके बाद फिर गाड़ी का क्या बताया सीसीपीओ साहब ने? गाड़ी साहब का सीसीपीओ साहब ने कहा कि इनको गाड़ी भी लेके दें और ये अपने राइट पे हैं। अब आपके मसाइल हल हो गए हैं या अभी भी किसी किस्म का परेशानी का या आपको प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है? हमारे मसाइल सारे ये पुलिस और इनकी तरफ से तो ये सारे मामले हल हो गए हैं, लेकिन अभी उनकी तरफ से है कि वो अपने तौर पे प्रेशराइज करने के लिए जो हमारे यहाँ महल्ले के कुछ उनके जानने वाले लोग हैं उनको फ़ोन वगैरह करके कि इनकी कोई कमज़ोरी वगैरह कोई ढूंढ के दो, कोई चीज़ इनके ऊपर नज़र रखो, जो भी है। तो इस किस्म का है, मुझे ख़दशा है कि ये कोई ना कोई करेंगे ज़रूर। ठीक है, ये क्योंकि ये बच्चों को या किसी को ये करेंगे। मेरा तो इन्होंने नाम ख़राब कर दिया है कि तीन FIR हैं, एक 4-5 दिनों के अंदर 3-4 FIRों में मुझे नाम करके, तो ये मेरा इन्होंने रिकॉर्ड ख़राब कर दिया सारा। अंगूठा, मेरे पाँव का अंगूठा, शुगर, मुझे मेडिसन नहीं मिल सकी यहाँ से, मेरे पास ना मेडिसन थी ना कुछ, और उधर गए हैं तो मेरा अंगूठा शुगर की वजह से हाई हुई और शुगर की वजह से अंगूठा फट गया, और जो कि फिर इधर CMH आके दाखिल रहा और जा कुछ उन्होंने उसको हाफ काट दिया, और बाकी जो है उसका ज़ख़म अभी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है, अभी भी ज़ख़म प्रॉपर ठीक नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि आप खुद बता रहे हैं कि ये साबिक SP हैं, इनका कोई मामला बना, इन्हें अपनी सर्विस से मुअत्तल कर दिया गया या इन्हें
डिसमिस कर दिया गया। तो इनका इतना असलो रसूख कैसे था, मतलब कि आप पे मतलब कि रोज़ की बुनियाद में कैसे पर्चे हो रहे थे, या क्यों आपको रिटेन किया जा रहा था पुलिस का इस्तेमाल करके? ये सीएसपी ऑफिसर है, और सीएसपी ऑफिसर जो होते हैं इनको तो नौकरी से भी कोई नहीं निकाल सकता, ये बहुत मुश्किल काम है। और ये दूसरे जो आगे जो इनके इसके साथ के हैं वो अभी एसएसपी हैं, ये भी अगर अपनी सीट पे होता तो एसएसपी होता। जो इनके नंबरी हैं जिनको फ़ोन करते थे तो वो लाजमी आगे उसी टाइम वो एफआईआर दे देते थे। ठीक है। अगर हमारे जैसा बंदा तो वो उसको 6 महीने तक तो कभी उधर पेशी कभी उधर पेशी, तो एफआईआर फिर भी नहीं होती। और लेकिन इनकी एफआईआर तो टेलीफोन पे हो जाती है। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब कि सीसीपीओ साहब मतलब कि एक एडिशनल आईजी होते हैं और इतना बड़ा ओहदा, इतने उनके पास मसाइल होंगे, इतने काम करने वाले होंगे, आपको किसी एसपी ने या एसएसपी ने या डीआईजी रैंक के लेवल तक क्यों नहीं सुना, या उनको नहीं समझ आ रही थी कि ये क्या मामला है? पेमेंट हो गई है, पेमेंट के बाद गाड़ी और डॉक्यूमेंट्स दे दिए गए हैं और फिर एक चोरी का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया, मतलब कि सीसीपीओ साहब को क्यों सुनना पड़ा? सबको समझ आ रही थी, सबको समझ आ रही थी, लेकिन उनको ये प्रेशराइज करता था, वो नहीं इसके खिलाफ जा नहीं सकते थे। ठीक है। ये तो सीसीपीओ साहब ने जो है ना अपना सही मेरिट किया और इंसाफ दिलाया हमें। नहीं तो ये बहुत मुश्किल था, ये पर्चे ये 3 नहीं, ये 3 और भी हो जाने थे। उन्होंने आपको बस इंगेज रखना था, इसी वो तरह से। इंगेज रखना था। वो कहते थे कि जी मुझे गाड़ी की फाइल ये मुझे क्योंकि मिल जाए। उन्होंने चोरी का मुकदमा पे दर्ज करवा दिया हुआ था, गाड़ी आपके पास से बरामद हो गई थी, अगर फाइल उनके पास चले जाती तो आप पे वो चोरी साबित हो जानी थी। वो 100% फिर मुझे चोर डिक्लेयर कर देते थे। ठीक है। और वो यही चाह रहे थे कि फाइल हमें दे दें, जी। तो इनको चोर डिक्लेयर कर दिया जाए, ना इनको पैसे वापस देना चाहें कुछ भी। पड़े। आप क्योंकि चाह रहे थे कि अगर आपने गाड़ी वापस लेनी है, हमारे पैसे दें, हमसे फाइल वापस लेना। जी बिल्कुल ऐसे। ठीक है। वो ये चाह रहे थे कि नहीं, इन पे चोरी का मुकदमा हुआ है, गाड़ी इनसे बरामद हो चुकी है, अगर ये लोग फाइल हमें किसी तरह दे देते हैं तो ये लोग चोर डिक्लेयर हो जाएंगे। जी बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अच्छा, तो आप कब इन मामला से निकले? आपने ईद घर की या आप इन्हीं मामलात में रहे? जी मैं ईद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने घर की है। ठीक है। क्योंकि आपके बच्चों से हमारी बात हुई तो बड़े परेशान थे उस दिन नहीं, के वालिद साहब ईद से पहले मैं वहाँ से हो गया था, इधर मैं लाहौर पहुँच गया था, और मुझे यहाँ पे आके कुछ मैंने रोज़े रखे, फिर ये सुपुर्दारी वाला मामला चलता रहा। ठीक है। जो गाड़ी की सुपुर्दारी थी सेशन कोर्ट से, उसके लिए ये काफ़ी देर काम चलता आपकी इनसे रहा। मुलाकात नहीं हुई इसके बाद के? एक तरफ जब ये मामला शुरू हुआ, आप बता रहे हैं कि मैं इनके घर गया, हमारे पुराने ताल्लुकात भी थे, आपस में लेन देन भी था, और आपने ने कहा कि भाई गाड़ी वापस चाहिए तो हमारी पेमेंट दे के वापस ले लें, हमने तो चोरी नहीं की। तो फिर उन्होंने आपको बता रहे हैं कि किस तरह से अरेस्ट करवाया। आपने इस सारे मामले के बाद इनसे कोई बात, कोई राब्ता या मुलाकात नहीं, नहीं उसके हुई? बाद मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ। क्या वो सीसीपी के ऑफिस जब आए तो वहाँ पे भी कोई नहीं, राब्ता? कोई वहाँ भी कोई राब्ता नहीं हुआ। उससे पहले एसपी ऑफिस में इसका भाई मिला, उससे भी उसने कोई बात नहीं की। ये अपनी उसमें थे, पावर में थे कि मैंने एक इधर एप्लीकेशन दी थी डिफेंस बी थाने में कि जी मेरे साथ ज़्यादती हो रही है और ये इस तरह का मामला है, तो मुझे भी इंसाफ दिया था। तो वो जब एसपी कैंट साहब के पास पहुँचे हैं तो उन्होंने कहा ये मामला तो AVLS का है और कोई उसकी भी एफआईआर के ऊपर कोई अमल नहीं हुआ। आज तक वो एप्लीकेशन वहाँ की वहाँ ही पड़ी हुई है। ठीक है। तो आपका इनसे कोई राब्ता नहीं हुआ? नहीं, उसके बाद मेरा और कोई जब आपके हक में सीसीपीओ साहब ने फैसला कर दिया और आपके पर्चे खारिज करवा दिए और पुलिस को हुक्म दिया कि इनकी सुपुर्दारी भी करवाएं, तो तब इनका क्या रिएक्शन था? तब ये अदालत में गए हैं दोनों भाई, और वकला के साथ जो जज साहबान हैं उनके साथ भी काफ़ी बोले कि ये आप नहीं कहा। उन्होंने कहा जी मैं कानून से हट के तो नहीं चल सकते। उन्होंने फिर वो अखराज रिपोर्ट पे साइन कर दी। वो अखराज रिपोर्ट के लिए गए थे कि आप इसके ऊपर आप इसको अखराज नहीं कर सकते। AVLS के ऑफिस गए, उनको जो उनके एसपी साहब हैं उनको भी काफ़ी धमकियाँ वगैरह दी इन्होंने, लेकिन उनके साथ हमारा कोई नहीं था। वो उन्होंने कहा जी हमने मेरिट किया, जो हमें ऊपर से ऑर्डर मिला है हमने उसके मुताबिक मेरिट कर। वैसे ये जो फॉर्च्यूनर है आपने कितने में लिया था? ये मैंने लिया था सर 77 में लिया था, 77 लाख रुपए में। 77 लाख रुपए में। ठीक है। और इन्होंने ये कहा था कि इसमें मैंने इनको कहा था कि मैं तकरीबन जो मैंने गाड़ी 19 मॉडल BRV थी और उसका मार्केट रेट जो था उस टाइम भी 42-43 लाख रुपए था। ठीक है। लेकिन जब मैंने बेची तो वो 35.5 लाख की मैंने बेच दी। जब आपने जल्दी में बेची? जल्दी में बेची। तो इन्होंने कहा कि ये भी मैं कवर कर दूंगा आपको। ठीक है।
तो ये तो 50 लाख कैश और 27 लाख रुपया ये तो था, लेकिन वो पैसे आपने इन्हें जो इसमें- 70 लाख पूरा इस तरह करवाया था कि 50 लाख कैश दिया, जी जी जिसमें 35.5 लाख की आपने अपनी गाड़ी बेची, जी, बिल्कुल। कुछ पैसे आपने उधार पकड़े अपने एक बिजनेस पार्टनर से, जी बिल्कुल और ऐसे बाकी 27 लाख रुपए इन्होंने आपका देना था। देना था जी। ठीक है, और 77 लाख आपने पूरा कर दिया था। जी, आपके पास इस पूरी जो पेमेंट के सबूत तो मौजूद थे ना? जी मेरे पास इनके काफ़ी जो इसके मैसेजेस थे वो मेरे पास सारे मौजूद थे। उसमें से कुछ पेमेंट मैंने अपने बेटे को दी कि ये उनके अकाउंट में जमा करवा के आओ। वो कितनी थी अकाउंट में जो जमा करवाई आपने? 3,50,000 रुपया, क्योंकि इसने सबसे पहले मुझसे 25 लाख मंगवाया कैश। वो दिया। तो आपको नहीं लगा कि वैसे इतनी बड़ी आप पेमेंट कर रहे हैं तो कोई बैंक ड्राफ्ट के सर थ्रू करें? इतने जब पुराने तल्लुकात हों और इतना बंदा, और उसने मुझे कागजात दे दिए, गाड़ी के कागज़ दे दिए, टोटल फाइल उसने मुझे दे दी जो इस्लामाबाद से लेके आए हुए थे, वो टोटल पे इसने कागज़ मुझे दे दिए। तो उसके बाद पेमेंट देते हुए मुझे तो उस टाइम नहीं लगा कि इस किस्म की कोई हरकत होगी मेरे साथ कभी भी, लेकिन 25 लाख दिया, फिर इनको मैंने 20 लाख फिर दिया, और उसके मेरे पास मौके पे सारे गवाह भी थे, वो भी मौजूद हैं अभी तक भी। जो ड्राइवर तो मेरे, क्योंकि मैं तो खुद गाड़ी नहीं चला सकता, मेरे साथ एक ड्राइवर होता था, तो वो मेरे साथ होते थे काफ़ी इसकी, और इससे खुद उसमें भी कह रहा है कि मैं आपको पेमेंट वापस कर दूंगा। आपको मैसेजेस में कह रहा है? मैसेजेस में भी कह रहा था कि मैं गाड़ी अभी दे दो, ये कर दो, मैं पेमेंट बाद में मेरी सैलरी आएगी तो मैं दे दूंगा। तो इस किस्म की बातें कहता। कैश, मैंने कहा जी कैश लिया तो फिर मुझे कैश सारा वापस करें। तो थोड़ा बहुत होता है, अगर आपके पास नहीं है तो वो बाद में भी बंदा कर सकता है, लेकिन ऐसे तो नहीं होगा। 70 लाख रुपया तो नहीं हो सकता। उतना तो नहीं हो सकता। ठीक है, मुझे ये बताएं कि क्या कैफियत थी जब आपको इन लोगों ने गिरफ्तार किया? गालिबन रोज़े थे? नहीं, उस टाइम अभी रोज़े नहीं थे। मुझे 20 तारीख को यहाँ से गिरफ्तार किया। रोज़ों से 10 दिन पहले गालिबन? रोज़ों से कुछ दिन पहले। ठीक है। वहाँ जब जेल पहुँचे तो वहाँ पहला रोज़ा उधर ही आया। ठीक है, तो क्या कैफियत थी जब आपको इन्होंने गिरफ्तार किया? क्योंकि आप तो जा रहे थे इनसे मुलाकात करने के मसले को हल किया जाए। बेतहाया डर गया कि इस तरह जैसे इन्होंने गिरफ्तार किया है, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इस तरह नहीं तो कुछ चीज़ दिखाई जाती है कि वारंट है, ये गिरफ्तारी है। कुछ भी नहीं। उन्होंने कितने लोग आए थे आपको गिरफ्तार करने? वो 3 लोग थे। कोई डाला चला था या किस तरह गिरफ्तार किया? नहीं, कार में आए थे, प्राइवेट कार में। और वर्दी में थे? एक वर्दी में था, वो एक साइड पे था। जो प्राइवेट कपड़ों में 2 लोग थे, उन्होंने दोनों बाजुओं से पकड़ा जी इधर आए, आगे सीधा गाड़ी में बिठाया। आपको लगा कि अगवा हो गया मैं? हाँ, मैंने कहा ये समझ नहीं आती। फिर बाद में इन्होंने कहा कि जी आप के ऊपर एक FIR है और उसका आपको उसके सिलसिले में आए हैं और वहाँ से। तो जिस टाइम वहाँ पे दरमियान में मुझे वो रेस्ट एरिया में जब मुझे वो बंदा मिला और उसने कहा कि, तब मुझे समझ आई कि ये क्या हो रहा है। पहले मुझे नहीं था कि ये इसने करवाया, क्या हुआ है। जब वो कह रहा था कि फ़ाइल वापस करो तो मैं इधर से वापस करता, और उनको पुलिस वालों को कहा कि आप थोड़े साइड पे हो जाए। तो वो साइड पे होके हम दोनों बैठे हुए हैं और सारी बातें कर रहे हैं। तब मुझे इंकशाफ हुआ कि ये मेरे साथ तो मामला ये हुआ है। नहीं, आप जो ये जा रहे थे जहाँ पे इन्होंने मुलाकात के लिए बुलाया, तो आप अकेले गए हुए थे या आपके साथ कोई था? नहीं, मेरे साथ एक ड्राइवर था। वो मुझे उतार के, क्योंकि वहाँ वो जो KFC है वो बिल्कुल मेन रोड के ऊपर है। ठीक है। और वहाँ पे गाड़ी ज़्यादा देर नहीं रुक सकती। तो मैं उतरा हूँ तो ये वो गाड़ी आगे चली जाएगी। मैं कि 10-15 मिनट तक मुझे यहाँ से ले लीजिएगा। तो किसी को नहीं पता था कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया? किसी को इल्म नहीं था। ये तो मेरे बच्चों ने जो वहाँ से पता किया, थाने से किया, और मेरे बच्चों को बल्कि इसका फ़ोन आया कि आपका अब्बू जो है वो गिरफ़्तार हो चुका है। अच्छा। हाँ जी, मुल्तान वो चला गया हुआ है, आप ना हो परेशान, वो गिरफ़्तार हो गया है। और मेरी इनसे बात नहीं करवाई जा रही थी बच्चों की। पूरे रास्ते मेरी बात इनसे नहीं करवाई उन्होंने। पुलिस वालों ने गिरफ़्तार होती है, ठीक है, पीछे इतला दे देते हैं कि जी हो गया है। उधर गए हैं, बस जाके सीधा हवालात में बंद किया सुबह वहाँ। और सुबह फिर ये इनको पता चला थाने से, आमद रवानगी डली हुई थी मुल्तान की। और फिर ये मेरे पीछे, मेरा बड़ा बेटा आया और एक ड्राइवर है, वो मेरे पीछे मुल्तान पहुँचे। और वहाँ पे उस टाइम मैं बंद था। फिर मुझे अदालत पेश किया गया और वहाँ से सीधा जुडिशल कर दिया गया मुझे।
ठीक है। जेल। तो आपका मतलब कि इस पूरे रास्ते में आपको पहले यूँ लगा कि अगवा कर दिया मुझे? जी, पहले तो मुझे आधे रास्ते तक तो यही पता चला कि मैं समझ नहीं आ रही कि ये पुलिस किसी एक ही बंदा यूनिफॉर्म में था, ये अगवा कर रहे हैं, ये क्या गिरफ्तार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जब रेस्ट एरिया में पहुंचा ना तो वो बंदा मिला, तो उसने जब ये सारे ये वाला सिस्टम चलाया कि जी मुझे ये फिर आपको पता लगा कि ये क्या हो क्या रहा है? पता चला कि ये मुझे उन्होंने उठवाया है, और फिर उसने भी कहा कि जी ये पर्चा आपके ऊपर है और हम इसमें आपको मुल्तान से लेने आए। ठीक है। और ये फिर आप जब लाहौर आए और जितना अर्सा जुडिशल है, इस दौरान भी वो लोग मिलके कहते रहे कि फ़ाइल किसी तरह दे जी, दें? जिस टाइम मैं यहाँ पे आया और उधर भी पुलिस जो जेल के सुप्रीडेंट थे या उनको इसके ऊपर सख्ती की जाए, ठीक है। और उनको भी ये कॉल्स वगैरह करते रहे हैं कि जी इसके ऊपर सख्ती की जाए, इसको सही प्रेशर वगैरह खींचा जाए इसको। खींचा जाए। तो फिर जब मैं यहाँ थाने में आया हूँ, उसी दिन मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो इसके टीम उधर आ गई ठीक कि है। जी आप अभी तो ये हुआ है, अभी इससे आगे बड़ा कुछ होने वाला है, 25-30 साल तो आप बाहर नहीं आते। अच्छा। तो मैंने कहा यार मुझे प्लीज़ आप लोग परेशान ना करें, एक तो मैं वहाँ से अभी आया हूँ और मेरी शुगर पहले ही बड़ी हाई है, और ऐसा ना को और नुकसान हो जाए, आप लोगों की मेहरबानी है, जो भी बात करनी है आप या तो उनको कहें कि ख़ुद मेरे साथ आके बात करें, तो या फिर जो है ना सुबह बात कीजिएगा, भी मैं नहीं कर सकता। तो वो काफ़ी वो लगे रहे, बट मैंने उनकी कोई बात नहीं, मैं उधर जाके उनको कहा जी मुझे ठीक है। आपके बच्चों से भी फ़ाइल लेने की कोशिश करते रहे? बच्चों से बहुत उन्होंने पीछे प्रेशराइज इनको भी किया, किसी के बंदे के थ्रू के फ़ाइल दे दें तो आपके जो है ना बच्चे जो है आपके अब्बू बाहर आ जाएंगे, नहीं तो उनको भूल जाओ। मेरे साथ जो है अज़हर साहब के बेटे भी मौजूद हैं। इन्होंने हमारे साथ पहला प्रोग्राम किया जब इन्होंने बताया कि इनकी फैमिली के साथ क्या हो रहा है, किस तरह से धमकियों का सामना करना पड़ रहा है और किस तरह से ये परेशानी से दो चार हुए हैं कि एक तो पेमेंट कर दी, गाड़ी ख़रीद ली, गाड़ी की मतलब कि इनके हैंड ओवर भी कर दी गई, कागज़ भी दे दिए गए, और उसके बाद पता लगता है कि गाड़ी के ख़िलाफ़ एक चोरी का जो है वो एप्लीकेशन भी दिया गया है। और फिर उसके बाद अचानक से वालिद जो कि बुज़ुर्ग भी हैं, बीमार भी हैं, शुगर पेशेंट भी हैं, उनका गायब हो जाना, पता ही ना लगे कि अगवा हुए हैं, गिरफ़्तार हुए हैं, क्या मामला। फिर अचानक से पता लगे कि जी मुल्तान में मौजूद हैं, और फिर मुख्तलिफ़ कॉल्स का आना कि भाई जी किसी तरह आप फ़ाइल दे दें अगर आप चाहते हैं कि आपके वालिद बाहर आ जाएँ। लेकिन इनके लिए मसला ये था कि फ़ाइल देते एक तो 77 लाख रुपया जाता, दूसरा इनके वालिद जो हैं चोर डिक्लेयर हो जाते क्योंकि गाड़ी इनसे बरामद हुई थी, और इनसे बरामद इसलिए हुई थी कि गाड़ी इनके कब्ज़े में थी, इनकी कस्टडी में थी, और ये उसके मालिक थे, ये पेमेंट कर चुके थे, कागज़ इनके पास थे। लेकिन क्योंकि अब वो ख़ुद भी इसी सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, तो वो शायद इस सिस्टम को जानते थे कि इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इनके बेटे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। खुश हैं जी? अल्लाह ताला ने सुकून दे दिया। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं कि आप किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि जब वालिद साहब को यूँ अचानक से गायब हो गए, पता नहीं चल रहा, गिरफ़्तार हुए हैं, अगवा हो गए हैं, और फिर क्या उस दौरान क्या राब्ते किए जा रहे थे, क्या प्रेशराइज़ किया जा रहा था, किस तरह की धमकियाँ आ जी रही हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। जब वालिद साहब गिरफ़्तार हुए हैं तो ड्राइवर ने भाई को कॉल की है कि इस तरह मैंने अज़हर साहब को यहाँ पे ड्रॉप किया था, वो नज़र नहीं आ रहे मुझे। उसी दौरान थोड़ी देर बाद एडवोकेट साहब एक है उनके, जिनकी कॉल आ गई कि आपके वालिद साहब हमने अरेस्ट करवा दिए हैं, आपने अगर कुछ सेटलमेंट करनी है, ये सारे मसले यहीं पे ख़त्म हो जाएंगे, आप फेज़ 5 आ जाएँ जिला आसांस के पास। भाई ने मुझे नंबर दिया, मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा आप ऐसा करें मेरी बात करवा दें एक दफ़ा मेरे वालिद साहब से कि वो कहाँ हैं, वो ठीक हैं, जैसे भी हैं, आप जैसे कि हम वैसे कर लेंगे। वो इसे एक बात पे बज़िद रहे कि नहीं आप फ़ाइल लेके यहाँ पे आ जाएं, आपके वालिद साहब अभी यहीं पे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और आपके वालिद साहब को अभी घर भेज दिया जाएगा। ठीक है। तो जिसमें मैं एक चीज़ का मैं कहा मेरी सिर्फ आप मेरे वालिद साहब से बात करवा दें, और सिर्फ बात करवा दें, फिर आप जैसा आप कहेंगे मैं वैसा कर लूँगा। वो कहते नहीं आप सिर्फ फ़ाइल लेके यहाँ पे आ जाए अगर आप चाहते हैं, वरना वो चाह रहे थे किसी तरह फ़ाइल जो है वो बेशक हासिल वो कर लें। बिल्कुल ऐसे ही चाह रहे थे कि हमें किसी तरह ये फ़ाइल दे देंगे। तो फिर मैं यहाँ से गया हूँ, मैंने अपना थाना जो डिफेंस भी है यहाँ पे देखा, वहाँ पे मैंने देखा कि ये मुमताज़ाबाद थाना था, और आईओ साहब का नंबर लिया, आईओ साहब को कॉल किया तो वो एक बात पे कहें कि ना वो कुछ बताएं कौन सी FIR है,
ना वो ये बताएं, सिर्फ वहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ था 489F, जो कि मैंने देखा। तो उनसे मैंने ये कहा मुझे किसने FIR करवाई है, कुछ डिटेल बता दें। नहीं आज जी आप थाने आ जाएं। फिर मैंने भाई को कहा कि चलें आप ऐसा करें कि साथ ड्राइवर भेजा, एक दोस्त को कहा, फिर एक दो बंदों को कि आप चले जाएं उनके पास, वहाँ पे पहुँचे उनकी मेडिसिन फराम करें। ये सबसे मैंने काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट की कि उनकी मेडिसिन एटलीस्ट उनकी मेडिसिन उनको दिलवाइएगा लाजमी। शुगर पेशेंट है, क्योंकि शुगर पेशेंट खाना लेट हो या उनको मेडिसिन लगे तो उनके लिए इशू बनता है। तो जब सुबह गए हैं तो वहाँ पे भी इस तरह की कुछ सिचुएशन थी कि वाल साहब ऐसे ज़मीन पे लेटे हुए थे, ना उन्होंने खाना खाया था, ना उनके जो डोज दी गई है। तो फिर वहाँ पे गए तो इन्होंने खाना खिलाया, डोज वगैरह दिलवाई है। तो अब जहाँ के मुल्तान पुलिस मुमताज़ाबाद थाने वगैरह जब हमने कहा कि हमें बताएं कि इसमें कौन सी FIR है, उसका रिकॉर्ड पुलिस के पास ना ओरिजिनल चेक मौजूद था ना उसका रिकॉर्ड मौजूद था। ठीक है, मतलब कि वो एक पुराना आपने बताया था कोई मामला था, FIR थी बेसिक, उसी पे जो है वो दोबारा गिरफ्तारी डालेगी। अच्छा, तो फिर बिलाल सिद्दीक कमियाना साहब तक आप लोग कैसे पहुंचे और वहाँ पे क्या मामला थे? जी उसी दौरान, क्योंकि हम वहाँ पे फिर हमने भागना शुरू कर दिया मुल्तान की तरफ। वहाँ से जिस दिन इनकी बेल हुई है तो पता चला कि यहाँ लाहौर से पुलिस गई उनकी तलबी लगवा के और यहाँ पर ले आई है एक FIR थाना शुमाली सदर में कि यहाँ के 420/68 की एक FIR है। हम आए यहाँ पे देखा है, वो भी एक जस्ट हमने एक डॉक्यूमेंट पेश किया था जस्ट कि हमारे रिलेशनशिप है इनसे, जिसके ऊपर एक वो FIR कटवाएगी। FIR हमने उनसे कहा कि इस तरह का कोई सिचुएशन नहीं है, देखते रहे कि रिक्वेस्ट करते रहे कि हम इस चीज़ में नहीं इन्वॉल्व, ना ये केस बनता है आपका। लेकिन बात वही है कि कुछ अफसरान भी ऐसे थे जो कहते थे कि यार वो SP साहब हैं, वो गलत भी हैं तो वो सही हैं। ठीक है। तो फिर उसी दौरान वालिद साहब 420/68 का FIR नॉन बेलेबल FIR है, एक दिन में कभी नहीं होती, उसी थाने में मौजूद है। और सुबह एप्लीकेशन होती है, शाम तक FIR भी कट जाती है वालिद साहब के ऊपर। फिर हमने जब देखा कि ये तो स्टार्ट हो गया और हमारे कुछ लोग जो कोर्ट में जाते थे, गाड़ी का क्योंकि केस चल रहा था वहाँ पे हमें ये कहा जाता था कि इनके बेटों का भी हमने बंदोबस्त कर लिया, वो भी 25-25 साल जाएंगे। और यहाँ पे आप ये FIR कुछ भी नहीं गया, आपके लिए और FIR बहुत रेडी हैं, तो आप लिहाजा फ़ाइल दे दें और मामला ख़त्म करें। ये वकला थाने में भी आके यही करते रहे, प्रेशराइज करते रहे हमें। अदालत बेसिकली मैं भी नहीं जा सकता था आगे से, ना भाई के जाने देते थे, कोई एक हम बंदा भेज देते या अपने एडवोकेट साहब से पूछ लेते थे कि हाँ जी क्या हुआ है, क्योंकि मैं थ्रेड किया जा रहा था। ये सब सिचुएशन के बाद फिर हमने अपने CCP साहब को एप्लीकेशन दी। लाहौर अंका मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने आवाज़ हमारे साथ स्टैंड लिया, हमारे साथ आवाज़ उठाई। CCP साहब ने इस चीज़ का नोटिस लिया, हम सब पार्टीज़ को अपने पास तलब कर लिया अपने ऑफिस में। CCP साहब ने सुना पार्टीज़ को और उन्होंने सख्त हदायत की कि मेरिट किया जाए और इंसाफ दिलाया जाए, उनके जो FIR है वो डिस्चार्ज की जाए, जो कि तकरीबन 4 FIR हो चुकी थी उस टाइम, एक मुल्तान वाली, गाड़ी वाली और 2 इसी थाने में। तो ज़्यादा उन्होंने CCP साहब का बहुत हम शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमें सुना और हमें इंसाफ दिलवाया। ठीक है, और उसके बाद फिर आपके जितने भी मुकदमात थे वो खारिज हो गए? बिल्कुल। और फिर 1-2 दिन में गाड़ी की सुपुर्दारी भी की ठीक है, अब आपकी गाड़ी आपके पास आपके हैंड ओवर हो गई? हमारे हैंड ओवर होगी तकरीबन, ये इससे 2 से 3 दिन पहले हमारे हैंड ओवर हुई है। ठीक है, और अब किसी किस्म का कोई परेशानी या धमकी या उसका सामना तो नहीं करना पड़ा? नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। 1-2 जो हमारे मोहल्लेदार हैं, कुछ जो लड़के हैं इस किस्म के, उनसे पता सुनने में आया है कि साहब का जो SP साहब है उन्होंने कहा है कि इनकी सारी जो है एक्टिविटीज़ उसकी मुझे रिपोर्ट दो, इनकी कमज़ोरी मुझे दी जाए। तो फिल वक्त हमारे साथ अभी इस टाइम कुछ नहीं है। CCP साहब का बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी बात सुनी है। अल्लाह पाक उनको ऐसे इंसाफ करने की तौफीक अदा करते रहे। लाहौर अंका हम शुक्रिया अदा करते हैं, मरीम नवाज साहिबा CM पंजाब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे साथ स्टैंड लिया, हमें इंसाफ दिलवाया। ठीक है, मैं चाहूँगा कि अज़हर साहब आप भी कोई दरख्वास्त करना चाहें, क्योंकि आप बड़ी मुश्किल काटी है आपने, तो अगर आप कुछ कहना चाहें CCP साहब तक ये प्रोग्राम इंशाल्लाह पहुँचेगा। मैं ऐसे पुलिस अफसरान को सलूट पेश करता हूँ और उन्होंने एक हक़ का साथ दिया और मेरे तमाम मुकदमात सारे ख़त्म हुए और आज मैं अपने बच्चों के साथ लाहौर में हूँ। और मैंने ईद जो बनाई है ये सिर्फ़ और सिर्फ लाहौर रंग और CCPO साहब जनाब कमियाना साहब की वजह से ही मैं यहाँ बैठा हूँ। नहीं तो जिस तरीके से ये स्टार्ट शुरू हुआ था, ये इसका एंड मुझे बड़ा लंबा नज़र आ रहा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि
और हमारी आवाज़ ऊपर तक गई और उन अफसरान ने इसके ऊपर मेरिट किया और हक़ का साथ दिया। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, ये हमारे साथ एक मुतासरा ख़ानदान मौजूद था जिनके लिए हमने कुछ अर्सा पहले एक प्रोग्राम किया था, तो हमने उसमें बताया था कि किस तरह से फॉर्चूनर को ख़रीदने के बाद ये ख़ुद चोर जो है वो साबित हो गए, या इन्हें चोर साबित करने की कोशिश की जा रही थी और फिर इनको प्रेशराइज़ किया जा रहा था कि किसी तरह से वो कागज़ इनसे हथिया लिए जाएँ, क्योंकि गाड़ी तो पहले ही इनसे बरामद हो चुकी हुई थी। और वो जो इनका 77 लाख था जो कि कैश की सूरत में उन्हें दिया गया था, वो किसी खाते में नहीं आ रहा था। बहरहाल हमने इस पर आवाज़ बुलंद की और अल्लाह ताला ने बड़ा ख़ास करम किया कि CCPO साहब तक वो आवाज़ पहुँची और इन्होंने वहाँ पर जब इन्हें बुलाया गया, इनकी भी तमाम रुदात सुनी गई, इनके भी तमाम एविडेंस देखे गए और वो जो दूसरे फ्री कैन थे उनको भी बुलाया गया। और लास्ट टाइम भी जब मैंने प्रोग्राम किया था, मैंने उस प्रोग्राम में भी ये कहा था कि अगर आपको ये मैं साबिक SP साहब के हवाले से बात कर रहा हूँ कि अगर आपको ये लग रहा है कि ये एक तरफा स्टोरी है और आप अपनी को स्टोरी सुनाना चाह रहे हैं या आप अपने तरफ के हक़ाइक़ सुनाना चाह रहे हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो बहरहाल मेरा ख्याल है हमारी टीम से मैंने इस हवाले से पूछता रहा कि कोई इस किस्म का कोई रब्ता हुआ, तो उन्होंने बताया कि इस हवाले से किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं हुआ। तो हमें इनके जो भी इन्होंने एविडेंस दिखाए थे उनमें ये बता रहे थे कि हमारे पास मुख्तलिफ सबूत मौजूद हैं, उसमें चैट्स मौजूद हैं, उसमें वॉइस नोट्स मौजूद हैं, उसमें तमाम तर एविडेंस मौजूद हैं। कुछ पैसे इन्होंने बैंक में जमा करवाए थे, कुछ कैश की सूरत में 2 या 3 बार करके दिए गए थे, कुछ पैसे इन्होंने उनसे जो है रिकवरी के तौर पे लेने थे जो साल से उनके पास मौजूद थे। तो बहरहाल ये हमने प्रोग्राम किया था और उसके बाद CCPO सब तक आवाज़ पहुंची, उन्होंने इन दोनों फ्री कैन को सुना और फिर जो है मेरिट पे फैसला करते हुए इनके ऊपर जितने भी मुकदमात थे उनको खारिज करवाया और उसके बाद ये हुक्म दिया कि इनकी गाड़ी है, क्योंकि ये उसकी जो है अदायगी कर चुके हैं, उसकी कीमत अदा कर चुके हैं, तो इनको इनकी गाड़ी की सुपुर्दारी भी करवाई जाए। अब इनका फॉर्चूनर भी इनको दिया जा चुका है और इनके ऊपर जो जितने भी बोगस मुकदमा बनाए गए थे उनसे भी इनको जो है ख़ारिज कर दिया गया है। तो बहरहाल एक दरख्वास्त ये है कि मैं IG साहब और CCPO साहब से दरख्वास्त करूँगा, आप लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आप बड़ी काविशें कर रहे हैं इस डिपार्टमेंट को बेहतर बनाने के लिए, इसके इमेज को बेहतर करने के लिए, लेकिन इसी डिपार्टमेंट में छुपी चंद काली भेड़ें जो हैं वो अपने ज़ाती मकासद के लिए या चंद पैसों के इवज़ इस पूरे डिपार्टमेंट की इज़्ज़त जो है वो नीलाम कर देते हैं और इस पूरे डिपार्टमेंट के माथे पर काला धब्बा लगा जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस हवाले से मैं हर प्रोग्राम में दरख्वास्त करता हूँ कि IG साहब आपको और CCPO साहब आपको और जितने भी पंजाब पुलिस के बड़े ज़िम्मेदारान हैं इन्हें मिल के बैठना होगा और इन काली भेड़ों को ढूंढ के जो है इस डिपार्टमेंट से निकालना पड़ेगा, ताकि ये जो आपकी साल की मेहनत होती है उसके ऊपर कोई भी शख्स अपने ज़ाती मकासद या अपने चंद रुपयों के लिए उस पर पानी ना फेर सके। तो बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया। मैं जो है इन दोनों अहबाब की जानिब से मैं ख़ुद आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये मुतासरा ख़ानदान को मेरिट पर हक़ पर इनका जो है हक़ इन्हें दिलवाया। तो इसी तरह से पंजाब पुलिस और इस पूरे डिपार्टमेंट पे आवाम का एतमाद जो है बहाल होगा। ये एक फॉलोअप प्रोग्राम था, हमने एक स्टोरी की थी और आज हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि जब हम किसी भी मसले की निशानदही करते हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करते हैं और अल्लाह की मदद हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला इस तरह से बरकत अता फरमाता है। और ये जो है मुतासरा ख़ानदान जो कि चंद दिन पहले तक बड़ा परेशान था, अब इनकी जो मुश्किलात हैं वो तकरीबन तमाम हल हो चुकी हैं। बहरहाल बता रहे हैं कि वो साहब क्योंकि ताकत रखते हैं, वो इस सिस्टम का हिस्सा रह चुके हैं, वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरह से इन्हें परेशान किया जा सके। बहरहाल अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है और वो सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ है। तो अल्लाह ही हम सब की हिफाजत फरमाए हर किस्म के शरपसंद अनासर से। तो ये आज के प्रोग्राम था। आप लोग अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमदा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।